तो कहानी शुरू होती है क्लो नाम के एक बंदे को दिखाते हुए, जो कि अपने गांव से दूर शहर में आया है कस्टमर केयर की जॉब के लिए, जहां पर यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करेगी। उसके बाद ये किसी कंपनी में कस्टमर्स अटेंड करेगा। तो ये थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है ऑनलाइन, और तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है बगल वाले कमरे से, जैसे कि किसी औरत को कोई तकलीफ हो रही है। और काफ़ी देर तक वो सुनता है। उसके बाद इग्नोर करके रात को सोने लगता है, और सोते वक्त भी उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। फिर वो अपने दरवाजे के छेद से झांकता है बाहर, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, और लड़की भी इस दरवाजे की तरफ घूर रही होती है, और वो जाने लगती है। और क्लो अपना दरवाजा खोल के उस लड़की को देखता है, ये लड़की इसको देखती है, और इस लड़की का नाम होता है स्टेल। और फिर मॉर्निंग होती है, क्लो लिफ्ट से नीचे आता है, उसके सामने एक और बंदा होता है रेमंड। उसका सामान नीचे गिरता है, वो उसे उठाता है, तो क्लो रेमंड की कमर पर चोट के निशान देखता है। उसका रेमंड आता है अपने एक होटल के अंदर, जहाँ पर ये इन सबका ओनर है और इसके पास बहुत सारा पैसा है। और रेमंड के पास आता है उसका भांजा, और वो उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन रेमंड मना करता है कि हमारी इतनी कमाई नहीं हो रही। तो टोनी बोलता है कि आपका हर हफ्ते बहुत सारा बैलेंस इधर से उधर ट्रांसफर होता है, और आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन रेमंड इसको भगा देता है। उसके बाद इवनिंग में क्लो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में उसे स्टिल मिल जाती है, और ये दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़ते हैं। क्लो स्टिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल इसकी बातों का जवाब नहीं देती। फिर क्लो इंटरनेट पर अपना काम करने लगता है। फिर उसको वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उसको बहुत डिस्टर्ब करती है, और इसे लगता है कि उस लड़की के साथ बगल वाले कमरे में कोई रेप कर रहा है। तो वो गार्ड को बुला लेता है। गार्ड आता है, उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ पर स्टील बताती है कि नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक्टिंग की क्लासेस ले रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फिर वो गुस्से में आती है क्लो के पास, और क्लो को डांटती है, कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो क्लो कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसे तुम आवाज़ें निकालती हो, तो मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहती है कि अपने काम से काम रखो। और रेमंड अपने वहाँ काम कर रहा होता है। उसका भांजा टोनी फिर से इससे पैसे मांगता है, लेकिन वो पैसे देने से मना करता है। उसका टोनी आता है अपने दोस्त के पास, और उसको ये सारी सिचुएशन बताता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, और मेरे अंकल रेमंड वो हर हफ्ते पता नहीं किस किस को पैसे दिए जा रहे हैं, तो तुम क्या उनके अकाउंट को ट्रेस कर सकते हो। तो ये बंदा कहता है हाँ कर दूंगा। उसके बाद इवनिंग में फिर से कोई काम होता है। क्लो अपने घर में उसके बगल वाले रूम से आवाज़ें आती हैं अजीबोगरीब, जैसे किसी औरत पर अत्याचार हो रहा है। और जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है, स्टिल यहाँ से जाने लगती है। उसको फॉलो करते हुए क्लो भी उसके पास आता है, और उसको बोलता है या तुम मुझे बताओ करती क्या हो, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तो ये उसको एक जगह पर ले जाती है, और वो उसको वो सारी बातें बताती है कि एक्चुअली वो करती क्या है। वो बताती है कि मैं उस रूम में BDSM करती हूँ, वो भी रेमंड के पास, क्योंकि रेमंड डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए BDSM बहुत अच्छी थेरेपी है, तो मैं उसको थेरेपी देती हूँ BDSM के थ्रू। उसका क्लो अपने रूम में आता है, और रूम में उसकी गर्लफ्रेंड आती है, और ये उसके साथ डिंग डोंग करता है। और उधर दूसरी तरफ रेमंड के कैबिन में टोनी एक बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, क्योंकि रेमंड का बर्थडे है। तो रेमंड यहाँ पर बर्थडे अपना सेलिब्रेट करने लग जाता है, और वो भूल जाता है कि उससे मिलने के लिए स्टील आने वाली है। और स्टील आकर उसका दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा टोनी खोलता है, तो स्टील कहती है कि सॉरी, मैं शायद गलत रूम में आ रही हूँ। उसका टोनी को थोड़ा सा शक होता है, और स्टील रेमंड का कैबिन छोड़कर क्लो के कैबिन में आ जाती है। और टोनी रेमंड को बताता है कि एक लड़की तुमसे मिलने आई थी, कौन है वो। तो रेमंड को याद आता है, यार उसको भी तो बुलाया था। वो फिर मैसेज करता है कि आज मैं बिजी हूँ, तो तुम आज मत आओ। उसका स्टील और क्लो वो थोड़ी सी बातें करते हैं, और बातें करते करते स्टील क्लो को ऑफर करती है कि क्या तुम BDSM करना चाहते हो, वो भी फ्री ट्रायल है। उसके बाद ये दोनों BDSM करते हैं, जहाँ पर क्लो बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, और उधर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, और यहाँ पर स्टील बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है क्लो के साथ। उसके ये दोनों फिर से थोड़ी सी बातें करते हैं, अपनी कुछ फैमिली की बातें करते हैं कि ये बहुत अच्छी थेरेपी है लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर टोनी फिर से अपने अंकल से पैसे मांगता है, लेकिन इसके अंकल मना कर देते हैं, इतने पैसे को तुम करोगे क्या। उसका टोनी को उसका दोस्त फोन करके बताता है कि उस सारा का सारा पैसा उस लड़की को ट्रांसफर हो रहा है जो तुम्हें उस दिन रूम में मिली थी। तो टोनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में निकलता है, क्लो के घर पर आता है, और वो क्लो को पीटता है, कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, वो मेरे अंकल को लूट रही है, बहुत सारा पैसा उसने हमारा लूट लिया है। तो क्लो उसको सारी बात बताता है कि तुम्हारे अंकल डिप्रेशन में हैं, और वो एक थेरेपी ले रहे हैं जिसे BDSM कहते हैं। और वो रेमंड के कैबिन में आकर वो सारा सेटअप दिखाता है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे अंकल की मंजूरी के साथ ही हो रहा है। और वहीं पर टोनी थोड़ी सी छानबीन करता है, तो उसको वहाँ एक पेन ड्राइव मिलती है, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड रखे होते हैं कि उसके अंकल की मर्जी है BDSM में जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तरह से वो थेरेपी ले रहे हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो टोनी वो वीडियोस लेकर रेमंड के पास आता है, और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि ये मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं लोगों को दिखा दूंगा। रेमंड को यहाँ पर और गुस्सा आता है, वो इसको फिर से गालियां देकर भगाता है। और यहाँ पर स्टील और क्लो दोनों अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और तभी रेमंड एक जगह से जा रहा होता है, उसे एक गाड़ी में कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, और फिर सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है रेमंड, जिसको क्लो और स्टील ने ही किडनैप किया है, वो भी उसी के कहने पर कि मेरे साथ BDSM करो, मैं और ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मेरा अपना ही खून मेरे को टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।
तो इसके साथ थोड़ा सा BDSM शुरू करते हैं। इसी बीच में रेमंड मर जाता है। ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और जब ये लोग भागते हैं इनको टोनी देख लेता है और टोनी इनके पीछे गाड़ी लगा देता है और उसे पता चलता है इसके अंकल मारे जा चुके हैं। उसके बाद स्टील और कोलो को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि तुम दोनों ने उसे क्यों मारा। तो ये लोग बताते हैं कि हमने उसे मारा नहीं, हम तो उसे बस उसी के कहने पर उसे थेरेपी दे रहे थे, क्योंकि टोनी की वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगे थे। उसके बाद काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। फिर इन दोनों को एक जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर टोनी भी होता है और टोनी इनके ऊपर गुस्सा होता है। इसी बीच स्टील टोनी को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद ये सब लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और पुलिस ऑफिसर इन सबको रिवील करते हैं कि रेमंड ने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके लैपटॉप में हमें उनका एक स्टेटमेंट मिला है जिसमें उन्होंने वीडियो बनाकर बताया है कि मैं मरना चाहता हूँ, इस वजह से उसने एक जहर ले लिया था पहले ही। और सुसाइड कन्फेशन रिकॉर्ड करते वक्त वो ये भी बताते हैं कि मैं अपने भांजे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे भांजे टोनी को जाए। टोनी जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दुखी होता है कि मेरे अंकल कितने अच्छे थे और मैंने उनके बारे में कितना बुरा भला सोचा। उसके बाद यहाँ पर सारा मैटर सुलझता है। उसके बाद क्लो और स्टील दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये दोनों कहते हैं अब हम दोनों जो भी लोग डिप्रेशन में फंसे हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो मेरे पार्टनर बन जाओ। उसके बाद दोनों पार्टनर बन जाते हैं और इनका क्लाइंट बनता है टोनी, क्योंकि अब वो भी डिप्रेशन में है कि उसके इतने अच्छे अंकल थे और एक भी मोमेंट उसने अपने अंकल के साथ अच्छे से बिताया नहीं। इस वजह से ये बहुत डिप्रेशन में है और ये इन दोनों से थेरेपी ले रहा है, यानी BDSM कर रहा है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म डिप्रेशन को एक अलग तरीके से भी दूर किया जा सकता है, इस चीज़ का मैसेज देती है और वही चीज़ कुछ लोग अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।